अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा ब्लड बाथ लेते हुए दिखाई दिए। इस वीक के आगाज़ से हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस, यानी कि एक रेड परफॉर्मेंस, बेयरिश परफॉर्मेंस विटनेस की जा रही है। इन तमाम चीज़ों की वजह ये दिखाई देती है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी दिखाई दे रही है। कोविड केसेज इंक्रीज़ हो रहे हैं जो कि हमारे एहतियात पर मुनसर हैं कि हम कितना एहतियात करते हैं और कितना इससे बचते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर इसलिए भी आ रहा है कि मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स और रूमर्स को एक साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रही है और साथ दोनों चीज़ों को टैकल कर रही है, जिसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे 800 टू 900 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा जा रहा है। मंडे टू थर्सडे, आज सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन 3000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन अब तक विटनेस किया जा चुका है। जब हम मार्च में देख रहे थे लास्ट ईयर, और जब कोविड के केसेस अनाउंस हुए थे और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट उस वक्त ऐसा रिएक्ट कर रही थी। अब दोबारा ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या रीजंस हैं और क्या अब आने वाले दिनों में अपकमिंग जो ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं, और इसके साथ साथ क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस तरीके से बेहतर हो सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देख चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,691.68 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 43,891 पे और लोअर वाज 42,688.20 एंड फाइनली क्लोजर 42,779.76 का, यानी कि 911.92 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 403.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 39.83 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 17.66 बिलियन रुपीज़। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, यूनिटी फूड इस लिस्ट को रीड कर रहे हैं 2.04 के डिक्लाइन के साथ। 25.29 पे क्लोजर, 34.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्पॉट पे 9.75 का डिक्लाइन देखा गया। 120.33 पे क्लोजर रहा। 27.08 का कारोबार रहा। एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.30 का डिक्लाइन, 5.76 पे क्लोजर, 21.43 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। और हम देख रहे हैं वही स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें काफ़ी हद तक तेज़ी देखी जा रही थी, या डेली बेसिस पे वो वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे थे। आज भी वो नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे हमने PSX जो है वो एक टॉपिक रखा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि बियरिश परफॉर्मेंस और इसके रीज़न क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अरसलान सोमरो साहब, आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम नताशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अरसलान ये बताइए कि ये बियरिश ट्रेंड सिंस मंडे हम देख रहे हैं और एक ब्लड बाथ की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। 3000 से अबव पॉइंट्स डिक्लाइन हो चुके हैं। एट द सेम टाइम वॉल्यूम लीडर्स भी हम डेली बेसिस पे उन्हीं स्क्रिप्ट्स को देख रहे हैं जो डेली बेसिस पे इजाफे की तरफ या फिर उनमें एक अच्छा काम होता हुआ दिखाई देता। ऐसा क्यों हो रहा है सिचुएशन ये? देखिए, इफ़ यू जस्ट रिकॉल व्हाट हैपेंड लास्ट फ्राइडे, तो हमने देखा था कि सेनेट की इलेक्शंस में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो कोalition है, उनको लेसर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स मिले थे। नॉनदलेस, सो इफ यू सी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद भी मंडे ऑनवर्ड्स एवरी डे मार्केट हैज़ बिन कमिंग डाउन। नाउ व्हाई इज इट कमिंग डाउन? देखिए, हमें थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। इंडेक्स हमारी कोविड के बॉटम लगने के बाद नॉन स्टॉप एवरी मंथ के ऊपर आती जा रही थी, एंड वी हैड सीन ऑलमोस्ट 28,000 से ऑल द वे इट वेंट अप टू 46,000 एंड प्लस, राइट? So now we have seen almost at 9 to 10% correction overall index में। अच्छा, this is a correction. We shouldn't say कि it's a blood bath. Blood bath वो हो जाता है कि इंडेक्स आपकी 30 to 50% इंडेक्स करेक्ट हो जाए। Yes, कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो 25 to 30% भी इस वक्त हफ्ते डेट के अंदर डिक्लाइन हो चुके हैं, उनके अंदर बिल्कुल शार्प प्लंज आया है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन इंटैक्ट है कि नहीं है। नाउ आपका जो क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, देखिए, जब चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं तो पीपल गिव ऑल द राइट रीजंस। जब चीज़ें नीचे आ रही होती हैं तो पीपल गिव ऑल द फियर्स। तो फियर्स क्या थे? फियर नंबर 1 आपका जो था कि सेनेट में चेयरमैन जो है PTI का आएगा कि नहीं आएगा, PTI गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड, विल दे बी एबल टू डू इट और नॉट, बिकॉज द नंबर्स वी डोंट हैव इट टू दैट एक्सटेंट।
नंबर 2, उसके बाद आपके IMF के आपको शराइत कबूल कराने के लिए हमें कुछ लॉज पास करने थे जो हमने कैबिनेट से भी किया। अब IMF कह रहा है कि आपको पार्लियामेंट के थ्रू, असेंबली के थ्रू ये पास कराने पड़ेंगे। उसमें वो कुछ डिटेल में बाद में बात करेंगे। स्टेट बैंक के अब लॉ था, नेपरा के लॉ है, और आपके इनकम टैक्स रिवर्सल है। डिफरेंट काफी सारे टैरिफ्स हैं जो इंक्रीज होने हैं। तो ये कोई वेव है, ये पूरी वेव है जो यूजुअली जो है वो बजट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन IMF की कंडीशन ये थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कि हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मीटिंग ही तब कन्वीन करेंगे जब आप ये सारी चीजें करेंगे, बिकॉज हमने आपको 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दी। और अगर आप याद करें तो IMF की रिलैक्सेशन ही थी कि हमने टैक्स टारगेट कम किया था, डिस्काउंट रेट कम किया था, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दी थी। तो दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा फैक्टर हमारा ये था कि मार्केट में लेवरेज ज्यादा थी। अब लेवरेज क्या होता है कि लोग 5,000 रुपए लेके 15,000 रुपए के स्टॉक्स लेते हैं। बिल्कुल। तो वो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग होती है क्योंकि मार्केट वन वे जा रही थी। दिस इज द रीजन वही वॉल्यूम लीडर्स में जो आ रहे हैं, क्या उन स्क्रिप्ट्स में ज्यादा लेवरेज काम हुआ है? एब्सोल्युटली। जो आपके टेक्नोलॉजी, आपकी रिफाइनरी, आपके फूड, आपके सीमेंट सेक्टर थे, उनमें लेवरेज भी ज्यादा थी, उनमें करेक्शन भी ज्यादा ही है। और लास्टली अगर इसको हम कंबाइन करें कि ये चेंज क्यों आया है मार्केट में, सो म्यूचुअल फंड्स हैव बीन नेट सेलर्स दिस वीक। देयर इज नो अपेरेंट रीजन, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया म्यूचुअल फंड के डायनामिक्स के ऊपर, या उन्होंने बहुत ज़्यादा लिया हो महीना 2 पहले तो आज वो डंप कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं या डिफरेंट, हम उनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको ओवर कॉल भी लेते हैं या प्रोग्राम में भी दावत देते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि जो इंडिविजुअल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ये उनकी डिमांड होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा होता है क्लाइंट्स की डिमांड होती है या कोई और रीज़न है? देखिए मल्टीपल रीजंस। एक तो ये कि म्यूचुअल फंड जो है ना, समझ कस्टोडियन होते हैं, अमानत वो लेते हैं क्लाइंट की, और वो क्लाइंट जब भी बोलेगा वापस चाहिए तो उसको दे देंगे। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास डिस्क्रेशन ये होती है कि अपनी वो एलोकेशन बढ़ा सकें या कम कर सकें। फॉर इंस्टेंस म्यूचुअल फंड ने 85% इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो 85 to 90% भी कर सकता है और 90 to 80% भी कर सकता है। लेकिन अरसलान, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो इतने मार्केट से अवेयर नहीं होते। दिस इज द रीज़न कि वो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता इख्तियार करते हैं मार्केट में आने के लिए। तो यहाँ मार्केट के अंदर कोई गिरावट आ रही है या फिर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उनको कैसे पता चल जाता है कि अभी सेल ऑफ करना है? देखिए मल्टीपल रीजन है ना, अब पता तो किसी को नहीं होता। लेट्स बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड 2017 में जब पीक लग रहा था तो खरीद रहे थे, और जब मार्केट गिर भी रही थी तब भी खरीद रहे थे। सो पता तो किसको नहीं होता, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। नंबर 2, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टर नीचे के लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको लग रहा है कि 25-30% गेन उन्होंने बना लिया 5-6 मंथ्स के अंदर, तो उनको कहते हैं हम रिडेम्पशन कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं, सपोज करें उनको पैसे चाहिए कुछ और फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीनरी लगाना चाहिए, तो वो फिर भी आपके रिडेम्पशन फाइल करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड खुद म्यूचुअल फंड्स के पास रिडेम्पशन आती है, नॉट नेसेसरीली ऑन द स्टॉक मार्केट, बट येस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हर जगह पे एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और जो टेलीविजन पे हमने 1-1.5 हफ्ते से देखा है पॉलिटिकल नॉइज, उसकी वजह से काफ़ी लोग पैनिक में चले जाता है। राइट। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट्स की बात हम कर रहे थे, ये बिल पास हुआ है और काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई की गई हैं, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप पॉइंट वाइज जो है ये डिस्कस करें। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ जो पास किया गया है 1956 का जो आइन है उसके तहत, अब क्या दिखाई दे रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट्स हैं ये जो पास किए गए हैं कैबिनेट के थ्रू, कितना इंपॉर्टेंट होंगे ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए? देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी नीड क्यों आई थी स्टेट बैंक के ये एक्ट पास करने की। कभी कभार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा होती है आपकी स्टेट बैंक में, जो सपोजिटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि अगर जब आपको लग रहा है कि करेंसी जो है ओवर वैल्यूड है, जो हमने पहले देखा था 5-6 साल पहले, तब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं होती, मतलब डिस्काउंट रेट बढ़ाया नहीं जाता। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही कि एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा जाता है, वो समझ लें इकोनॉमिक डिस्कनेक्ट होता है, उसमें पॉलिटिकल रियलिटी ज़्यादा मैटर करती हैं देन इकोनॉमिक रियलिटीज़। सो ये IMF की कंडीशन थी कि आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट बनाएं। इंडिपेंडेंट बनाएंगे। चलें इसके बाद हम ये पहले रिपोर्ट देखते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए एक्चुअली ये हुआ क्या है और ये एक्ट हैं क्या। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से पाकिस्तान के अवाम की उमंगें वाबस्ता हैं। इब्तिदा से लेकर आज तक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना की जानिब से किए गए इक़दामात में पाकिस्तान की तबाहहाल मईशत को सहारा देना ही अव्वलीन मकसद रहा है। हरचंद के इमरान खान की हुकूमत को $20 अरब का तजारती खसारा विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि IMF से हत्तुल इम्कान बाज ही रहा जाए। लेकिन जब तबाहहाल मईशत संभलने का नाम न ले तो सख्त फैसले लिए बिना गुजारा मुमकिन नहीं रहता।
दूसरी जानिब वफाकी काबीना की जानिब से मसाइल के भंवर में घिरी मईशत को किनारे पर लाने के लिए इक़दाम उठाए जाने का सिलसिला जारी है। वफाकी काबीना ने 3 बड़े क़वानीन की मंजूरी दी है, जबकि तीनों क़वानीन का मकसद इदारों को मजबूत करना और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ कानून के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है, जबकि इसका मरकजी काम मुल्क में महंगाई कम करना होगा, जबकि स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 5 बरस करने के साथ हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जा लेना भी बंद कर दिया है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए रियासती इदारों में इस्लाहात की जा रही हैं, क्योंकि पहले किसी को ये मालूम ही नहीं था कि हमारे मुल्क में इदारे कितने हैं। हुकूमत टैक्स का निज़ाम शफाफ बनाने और निज़ाम बेहतर बनाने के लिए तरमीम भी कर रही है। हुकूमत इदारों को चलाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है। इस दिन में इदारों को 2 क्लासेस में तकसीम किया गया है और किया जाएगा कि कितने हुकूमत अपने पास रखेगी और कितने प्राइवेटाइज किए जाएंगे, क्योंकि इदारों को मजबूत बनाना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बुनियादी मंशूर और तरजीह रहा है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की जाती है। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अरसलान, ये बताइए कि कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसी वर्ड पे है, तो इस्लाहात की जा रही है इदारों में, ये कहा जा रहा है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एक्चुअली ये है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज देखें, जिनको स्टेट SOEs कहते हैं यूजुअली, ये वो होती हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। फॉर इंस्टेंस आवाम के समझने के लिए आपके पाकिस्तान स्टील मिल, रेलवेज, PIA, कैस्को, लेस्को, हेस्को, ये सारे जो आपकी जो होती हैं एंटिटीज़, ये गवर्नमेंट के विंग के अंदर आती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उसमें वंस अगेन पीपल से कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और मेरिट पे आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो एफिशिएंसी नहीं आती बिकॉज द स्टेक्स आर नॉट देयर। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसमें आना नहीं चाहते बिकॉज उसमें देयर इज अ फियर ऑफ एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी एंड देयर इज लो सैलरी विच इज ऑल्सो गिवन टू पीपल। तो इस एक्ट के तहत द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, नंबर 1, एंड इंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जो खसारा है जो मुल्क में आपके समझ लें गवर्नमेंट का एक समझ लें सूडो फिस्कल डेफिसिट ही होता है, क्योंकि ये लायबिलिटीज गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि इदारे परफॉर्म भी नहीं कर पाते और जो पास्ट ईयर में परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा डेफिसिट में रही है। प्राइवेटाइज करने की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल दबाव नज़र आता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर तो होगा बिकॉज पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं इन कंपनीज के अंदर, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस आती है बिकॉज दुनिया में तो यूनियनाइजेशन खत्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लेबर यूनियनाइजेशन आपकी चल रही होती है। बट अगर इसको हम थोड़ा लीप फॉरवर्ड करें, अगर एफिशिएंसी हो तो यही लेबर यूटिलाइज भी हो सकती है जहाँ पे नेसेसरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ, हमारे पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं बिजली के कि कुछ जो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके 25-25, 30-30 अरब रुपए के सालाना लॉसेस हैं। आप सिर्फ ये सोचें कि अगर इनके सिर्फ लॉसेस नहीं होते, प्रॉफिट नहीं होते, प्रॉफिट को तो छोड़ ही दें, सिर्फ अगर ये लॉसेस नहीं होते तो वो इन एरिया में ये पैसे एजुकेशन और हेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिए अगर इस्तेमाल होते तो काफ़ी आपके लोगों को फ़ायदा हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को अभी रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के पास स्पेस हो अपना पुराना कर्जा वापस देने के लिए और आपके लॉसेस कम करके इनको आगे जाके प्राइवेटाइज करें या एक अच्छी मैनेजमेंट के हाथ में दें कि सबको फ़ायदा हो, विन 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 सिचुएशन हो। राइट। हम बारी बारी एक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट एक्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाइख्तियार बनाना है, तो एक्चुअली बाइख्तियार बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो उसमें चेंजेस किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें स्टेट बैंक एक्ट के अंदर क्या ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ने एक मैंडेट दिया है स्टेट बैंक को, एक ब्रॉडर मैंडेट है कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है। अब इन्फ्लेशन टारगेट में ये नहीं कि समझ लें कि इम्पोर्टेड कोई चीज़ महंगाई हो गई तो आप उसको अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देंगे तो उस महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई लोकल फेलियर हो गया कि चीज़ें खाने पीने की महंगी हो गई, ठीक है, इन्फोर्स नहीं कर सकी गवर्नमेंट जो आपकी मैक्सिमम प्राइस लिमिट है, उस पर भी स्टेट बैंक आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो वो ख़त्म नहीं होगी महंगाई। तो सिमिलरली जैसे अभी ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गए हैं तो उसमें भी अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो वो आपको वो समझ लें कि वो महंगाई कर्टेल नहीं हो सकती। लेकिन क्या कर सकते हैं स्टेट बैंक का इसके साथ साथ एक और पहलू है, उनको इंश्योर करना होता है कि करेंसी आपकी मैनेज है, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है मैनेज तरीके से चल रहे हैं, जो आपकी ओवरऑल डेट सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करता है कि आप इतने ज़्यादा डॉलर कर्जे ना लें कि आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो जाए। और सिमिलरली आगे जाके स्टेट बैंक को थोड़ा इन्होंने
पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल कर दिया है कि पार्लियामेंट जब भी चाहे स्टेट बैंक के टीम को बुला सकती है फॉर अ हियरिंग। दिस इज इंटरनेशनल प्रैक्टिस। अच्छा, सो बट ऑन दी अदर हैंड क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ये तो है, लेकिन एट द सेम टाइम सब आंसरेबल भी होंगे पार्लियामेंट में। यहाँ तो फिर हर बार जो है वो एक परेड लग जाया करेगी कि आ जाए पार्लियामेंट में, जी ऐसा क्यों हुआ है, ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हो जाएगा? जी, इट्स अ डेमोक्रेसी, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस दी जा रही है 5 साल के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर को, उनका टर्म बढ़ाया जा रहा है, उनका टेन्योर बढ़ाया जाएगा, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है टू फिक्स द हाउस। बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है, बिकॉज स्टेट बैंक के इन्फ्लुएंस पूरी इकोनॉमी के अंदर होता है, हर आदमी को कहीं ना कहीं तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक और एग्जांपल आपको देखता चलो कि गवर्नमेंट के कभी कभार समझो जब खर्चात बढ़ा देते हैं, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए होते हैं कि आपको सैलरीज देनी है या डेवलपमेंट करना है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बोरो करती है। तो वैसे गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक से भी बोरो कर सकती थी और कमर्शियल बैंक से भी, जो लोकल बैंक्स होती है उनसे बोरो करती है, प्राइवेट सेक्टर से। तो इस मरतबा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनके ऊपर कोई फोर्सफुल आप ये नहीं कर सकते कि स्टेट बैंक के साथ बोरो करें प्राइमरी मार्केट में, वो सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं अगर स्टेट बैंक चाहे तो। बट इट्स अ चेंज ऑफ हैंड्स, बट एसेंशियली समझ लें कि इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी तो IMF को भी कंफर्ट आ जाएगी कि आपका ना रुपया इतना ओवर वैल्यूड होगा, ना आपकी करंट इंटरेस्ट रेट इतना डिस्टॉर्टेड होगा फ्रॉम द इकोनॉमिक रियलिटी। राइट। अच्छा, सेकेंड और थर्ड इनके एक्ट्स हैं वो ये हैं कि इन्फ्लेशन को कम करना और टैक्स का निज़ाम बेहतर करना, तो ये कितना हेल्पफुल होगा? जो आप दूसरा जो है आपने एक्ट की बात की कि आपके टैक्स के रिफॉर्म को बेहतर करना, कुछ कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जेम्पशन थी। फॉर इंस्टेंस जो कंपनी स्टॉक मार्केट में IT में जो थी, उसमें आपको IT वाले सेक्टर में क्या है कि आपके अभी भी एग्जेम्पशन है, लेकिन आपको समझ लें फाइलिंग करनी है तो तब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले क्या होता था, कुछ कंपनी जो थी वो एक्सपेंशन के लिए समझ लें 1 अरब रुपए इन्वेस्ट कर देती थी, तो 1 अरब का एक X%, सपोज 10% उनको वापस मिलता था टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, उसको टैक्स क्रेडिट एग्जेम्पशन आपको समझ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन थी। तो सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो कम होता था। ये सारी एग्जेम्पशंस जो है अभी IMF ने अनडू कर दिए हैं, कहा है कि बस इसको आप जो है आपको अगर फेवर देना है लोगों को तो आप ग्रास रूट लेवल पे दें, एहसास प्रोग्राम के थ्रू दें, टारगेटेड सब्सिडी दें जो बिल्कुल मोहताज जो मुतवस्सित तबका है उनको दें, ना कि आप जो टॉप आपके बिजनेसमैन है उनको ना दें, लेकिन उनको सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है, उनको आपको फेवर, हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, हर जगह होती है। अच्छा अरसलान, एक जगह जो फेवर बहुत ज़बरदस्त दिया गया, जो लीनियंसी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, वो थी कंस्ट्रक्शन पैकेज के थ्रू, जब कोविड के केसेस में डे बाय डे इजाफा हो रहा था और यहाँ पे बिजनेसेस बिल्कुल जो है वो स्टॉप होते हुए दिखाई दे रहा था, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन पैकेज ने अपना काम दिखाया और 2021 फिस्कल ईयर का स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ, नो डाउट। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इस लीनियंसी पे भी कोई इफेक्ट आएगा? जी एब्सोल्युटली। देखिए, जो इन्वेस्टर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो चाहते हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, कि एक चीज़ अगर आज आपने हमें कमिट की तो अगले 10 से 15 साल जो है उसको कमिट करें। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, टर्फ फाइनेंसिंग स्टेट बैंक ने दी, बिल्कुल ठीक है कि सस्ते लोन दे रहे हैं मशीनरी लगाने के लिए, अगर 5 साल आगे जाके फिर से गवर्नमेंट उसको भी वापस ले ले तो यू वुड बी सरप्राइज कि यार इन्वेस्टर बोलेगा फिर मैंने इन्वेस्ट ही क्यों किया। तो ये वाले जो इंसेंटिव्स हैं 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने दिए थे और आज अगर वो रिवर्स हो रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्टर का डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है। सो दैट्स नॉट एग्जैक्टली सजेस्टेड, लेकिन हालात बिल्कुल आपके हमारे गवर्नमेंट के बड़े एक डेलिकेट है इन टर्म्स ऑफ द टैक्स कलेक्शन। तो इस एक्ट के थ्रू वो जो आपके टैक्स कलेक्शन है वो आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी और ये जो अमीर लोगों को सपोज करें जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी वो खत्म की जा रही है। मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात कर रही थी, आप इसकी भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन पैकेज तो ये तो हमारा IMF से अप्रूव था ना? एब्सोल्युटली, है ना? देखिए 4 साल पहले 5 साल पहले जो ये आपने पैकेजेस दिए उन्होंने आज अपने उनको रिवर्स कर दिया, ठीक है। जो पिछले साल टर्फ और कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी है तो पीपल आर फियरफुल कि 3-4 साल आगे जाके आप इसके ऊपर भी वापस ना कर लें। अभी तो आपने कहा है कि इसके ऊपर एमनेस्टी है, क्या पता 3-4 साल आगे जाके आप कोई लॉस चेंज करें, आप बोलें कि भाई तो एमनेस्टी थी नहीं, हम उसको वापस कर रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस। सो ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। चलें अरसलान, इस पर मजीद बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन पे भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, लेकिन पहले हम देखते चलते हैं रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस इजाफा देखा गया है। 21 जो ईयर है फरवरी के मंथ में हमने देखा एक पॉजिटिविटी आई है। यहाँ रेमिटेंसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट, वहाँ से भी एक जो है वो एक हमारे पास वे आउट है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। अरसलान से भी मजीद बात करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ये ट्वीट है और जिसमें एक वाज़े तौर पे रेमिटेंसेस में इजाफा देखा जा रहा है, एक्चुअली ये
रीज़न क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है ये नीड ऑफ द आवर है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए रेमिटेंसेस का इंक्रीज़ होना। जी अरसलान प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो रिवाइवल देखा जा रहा है इतना ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं आप? देखिए फर्स्टली वी हैव टू लुक एट कि ये फैक्टर्स क्या थे जिनकी वजह से ग्रोथ आ रही है। नंबर 1 आपके फॉर्मल चैनल्स जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। वो क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि आपके पास एक्सेसिव ट्रैवल नहीं है। पहले अगर किसी को पाकिस्तान वापस आना था दुबई से कहीं से भी तो वो कैश दे देते थे, कैश वापस आ जाता था सिस्टम में। अब ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मल सेक्टर से आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से भी हमें मंथली तकरीबन एक रीजनेबल चंक आ रहा है $100 मिलियन प्लस का, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 150 to 200 मिलियन अभी तो स्टार्ट हुआ है सब चीज़ें। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक लास्ट टाइम भी स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा था तकरीबन 8 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, लेकिन इस वक्त अकाउंट सिर्फ 80 से 90 हज़ार खुले हुए, तो सिर्फ 1% टच किया गया है। क्योंकि जब तक हम प्रॉपर चैनल्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉपरली जो करप्शन है उसको रोका कैसे जाएगा? करप्शन बंद करने के लिए प्रॉपर चैनल्स भी तो होने चाहिए, तो पहले तो हमारे पास ये नहीं था। जी बिल्कुल, अलॉन्ग विद करप्शन आई थिंक इट्स ब्लैक मनी ऑल्सो। कुछ लोग होते हैं वो करप्ट नहीं, उनके चले लीगल मनी होती है, हलाल की बाहर के कमाए होते हैं, लेकिन वो वापस भेजते हैं इलीगल चैनल से, राइट। सो अगर हम इसको टैक्स चोरी करने की वजह से अब या ईज होती है, आप देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पहले स्टेट बैंक बता रहा था, स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा था कि $40-50 फी आपको ट्रांजैक्शन लग जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं भाई कैश लेके वापस चले जाएंगे जब भी हमें जाना होगा। अब वो कम करके $5 to $9 पर ट्रांजैक्शन करिए, तो इसमें आपको एक क्लिक ऑफ अ बटन के थ्रू आपके पैसे वापस आ जाते हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। हाउएवर वन शुड आल्सो बी अप्रिशिएटिव ऑफ द नेगेटिव साइड, क्योंकि कुछ काफ़ी जॉब लॉसेस हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो काफ़ी लोग अपने पैसे जो हैं जो उनकी पूरी सेविंग थी वो भी वापस लेके आ रहे हैं अपने मुल्क में। एग्जैक्टली। तो अगर हम रेमिटेंसेस का ब्रेकअप देखें तो हमें ज़्यादा जो ग्रोथ आई है वो सऊदी अरब, यूएई, जीसीसी कंट्री से नहीं आई, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आई है। सो दोज आर द की फैक्टर्स जो हमें जो है इस वक्त ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। दिस इज सस्टेनेबल फिनोमेना। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट नताशा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी तक हमारी नहीं हुई है। करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, करेंसी को बैलेंस रखने के लिए हमें डॉलर्स कहीं ना कहीं से तो चाहिए। पहले तो हमें डेट रिलीफ मिल गया था कि भाई आप कर्जा जो है बाद में दीजिएगा, बट नाउ ये एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी नहीं हो रही।